वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट लेसन्स की जो कि हमने लिए हैं एटीट्यूड इज एवरीथिंग से, जिसे जेफ केलर ने लिखा है। ये लेसन्स आपको बताएंगे कि कैसे नेगेटिविटी को दूर करके, माइंडसेट शिफ्ट करके और अपने डर को हराकर आप लाइफ में सक्सेस अचीव कर सकते हैं। ये समरी प्रैक्टिकल इनसाइट से भरी हुई है, तो इसे एंड तक जरूर देखना। सही कहा आपने। देखिए, अगर हम सीधा इस कोर आइडिया पे आए ना, तो सच्चाई बहुत सिंपल है। हमारी लाइफ की जो रियलिटी है वो दरअसल हमारे अपने थॉट्स यानी हमारे विचारों से बनती है। हाँ बिल्कुल। अगर हम बस अपना नजरिया या पर्सपेक्टिव बदल लें तो हमारे रिजल्ट्स अपने आप बदल जाएंगे। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि बेसिक साइकोलॉजी है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। इस पूरी साइकोलॉजी को डीपली समझने के लिए हम डायरेक्ट लेसन 1 पर आते हैं, जो है अपने एटीट्यूड को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाए। ये बहुत पावरफुल पॉइंट है ना? और इसे समझने के लिए विक्टर फ्रैंकल की स्टोरी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि वो एक नाजी डेथ कैंप में प्रिजनर थे। एक रियल लाइफ हेल जैसे कह सकते हैं। एग्जैक्टली। अगर आप वहाँ की सिचुएशन सोचें तो वहाँ सब कुछ उनसे छीन लिया गया था, उनकी फैमिली खत्म हो गई थी और वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में थे जहाँ रोज मौत उनके सामने थी। बिल्कुल, और ऐसी सिचुएशन में आम इंसान का कंप्लीटली टूट जाना बहुत नॉर्मल बात है। पर उन्होंने एक चीज नहीं छोड़ी, अपना एटीट्यूड चूज करने की पावर। राइट। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि उन्होंने वहां ये रियलाइज किया कि एक स्टिमुलस यानी बाहर जो हो रहा है और हमारा रिस्पॉन्स यानी हम रिएक्ट कैसे करते हैं, उन दोनों के बीच एक छोटा सा स्पेस होता है। हाँ, एक गैप होता है। सही। उसी छोटे से स्पेस में हमारी अपना एटीट्यूड चुनने की आजादी छुपी होती है। यानी चाहे सिचुएशन कितनी भी डार्क हो, हमारा दिमाग हमारे अपने कंट्रोल में रह सकता है। एग्जैक्टली। और अगर कोई डेथ कैंप जैसी जगह पर पॉजिटिव रहकर सर्वाइव कर सकता है, तो सोचिए आम लाइफ की डेली प्रॉब्लम्स या ऑफिस के स्ट्रेस को तो पॉजिटिव एटीट्यूड से बहुत आराम से टैकल किया जा सकता है। ये डायरेक्टली हमारे अगले लेसन से जुड़ता है। लेसन 2, सक्सेस की एक क्लियर मेंटल पिक्चर बनाइए। देखिए, हम सब ना एक ह्यूमन मैग्नेट की तरह हैं। ह्यूमन मैग्नेट सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है शुरू में। हाँ, पर इसका सीधा सा मतलब है कि हम जो लगातार सोचते हैं वही बन जाते हैं। जेफ केलर, जो इस बुक के ऑथर हैं, उनकी खुद की स्टोरी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। क्या स्टोरी थी उनकी? वो रियल एस्टेट में आना चाहते थे, पर फेल होने के डर से प्रैक्टिकली पैरालाइज्ड थे। उनके दिमाग में सिर्फ फेलियर की नेगेटिव पिक्चर्स चल रही थीं, जैसे टेनेंट्स के साथ झगड़ा, रेंट टाइम पर ना आना। मतलब वो अपने ही फेलियर्स को मैग्नेटाइज कर रहे थे। और यही गलती हम सब करते हैं, जो नहीं चाहिए उसको विजुलाइज करते हैं। सही पकड़ा आपने। पर फिर जेफ ने अपना माइंडसेट चेंज किया और लगातार 6 महीने तक ये विजुलाइज किया कि वो 2 प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। और आप मानेंगे नहीं, साल के एंड तक उन्होंने सच में एग्जैक्टली 2 प्रॉपर्टीज खरीद ली। ये होती है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। इसको एक और पावरफुल एग्जांपल से समझते हैं। ओके। रॉबर्ट नाम के एक शख्स का, जिसे जज की पोजीशन के लिए नॉमिनेट किया गया था। ओके। तो डर उस पर हावी हो रहा था। इस डर को हराने के लिए उसने क्या किया कि अपने हर सिग्नेचर में जज रॉबर्ट जोन्स लिखना शुरू कर दिया। सिर्फ सिग्नेचर चेंज करने से उसका डर चला गया? डर पूरी तरह मैजिक से गायब नहीं हुआ, पर इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, एक छोटे से एक्शन ने उसके दिमाग में ऐसी क्लियर मेंटल पिक्चर बना दी कि वो सबकॉन्शियसली एक्ट करने लगा जैसे वो पहले से जज्ड हो। वाओ, उसने लिटरली अपना मेंटल स्टेट शिफ्ट कर लिया। बिल्कुल। बचपन में हम सबका एक पॉजिटिव बिलीफ होता है जो पास्ट फेलियर्स के फॉग या कोहरे में छुप जाता है। ये मेंटल पिक्चर उसी कोहरे को काटकर एक्शन लेने पर मजबूर करती है। और जब एक्शन की बात आती है तो वहां से स्मूथली निकलता है हमारा लेसन 3, जिद और कमिटमेंट के साथ एक्शन लें। और ध्यान रहे, सिर्फ 1-2 बार ट्राई करके छोड़ देना ट्रू कमिटमेंट नहीं होता। बिल्कुल नहीं। और इस पर जेरी ग्लैडस्टोन की कहानी परफेक्टली फिट बैठती है। सही कहा। जेरी को डिज्नी का एनिमेशन आर्ट सेल करना था, पर डिज्नी ने उसे प्रैक्टिकली 3.5 साल तक लगातार रिजेक्ट किया। 3.5 साल? कोई भी आम इंसान तो 3 महीने में हिम्मत हार जाता। हाँ, पर जेरी लगातार कॉल्स करता रहा, यहाँ तक कि डिज्नी की टीम इतनी परेशान हो गई कि उन्होंने उसे एक इम्पॉसिबल कंडीशन दे दी कि जेरी, तुम्हें न्यूयॉर्क छोड़कर बॉस्टन में स्टोर खोलना पड़ेगा, तभी डील मिलेगी। ये तो उनका पोलाइटली मना करने का तरीका था। उन्हें लगा होगा कि कौन अपना एस्टैब्लिश्ड बेस छोड़कर नए शहर जाएगा। एग्जैक्टली। पर गेस व्हाट, जेरी अगले ही दिन बॉस्टन चला गया अपनी लोकेशन ढूंढने। सही मायने में ट्रू कमिटमेंट यही है।
सिर्फ शुरुआत में एक्शन लेना नहीं, बल्कि जब लाइफ दीवारें खड़ी करे तो वहां रिजिडली डटे रहना, यानी स्टैंडिंग फर्म। तब अचानक से नए रास्ते खुलने लगते हैं। सही कहा। जब आप फुली कमिट हो जाते हैं ना, तो डिज्नी जैसी मैसिव कंपनी को भी आपकी स्टबर्ननेस के आगे अपना फैसला बदलना पड़ता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका एक सीधा और डीप कनेक्शन है लेसन 4 से। अपने शब्दों को ध्यान से चुने, चूज योर वर्ड्स केयरफुली, क्योंकि हमारे वर्ड्स ही हमारा आगे का फ्यूचर बनाते हैं। ये साइकोलॉजी का बहुत ही निग्लेक्टेड पॉइंट है। देखिए, केंट काल्हून जो नासा के एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे, उनकी बात करते हैं। वो फिजिकली कंप्लीटली ब्लाइंड थे, पर उन्होंने कभी अपनी ब्लाइंडनेस को प्रॉब्लम या डिसेबिलिटी नहीं बोला। तो वो क्या बोलते थे? वो इसे हमेशा एक स्मॉल प्रॉब्लम बोलते थे, ताकि उस नेगेटिव और हैवी वर्ड को उनकी लाइफ पर कंट्रोल करने की पावर ही ना मिले। ये बहुत स्मार्ट मेंटल हैक है। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम सब के लिए। हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में खुद को क्या बोलते हैं? जैसे सैली की एक बहुत रिलेटेबल स्टोरी है। ओह, वो टायर्डनेस वाली स्टोरी। हाँ, वही। सैली हमेशा सबको ये बोलती थी कि आई एम टायर्ड, या मैं थकी हुई हूँ, और एक्चुअल में वो हमेशा फिजिकली एग्जॉस्टेड फील करती थी, क्योंकि उसके दिमाग ने बार बार वो वर्ड सुनकर उसे सच मान लिया था। बिल्कुल। पर जिस दिन उसने सडनली लॉटरी जीती, उसकी वो सारी फिजिकल थकान हवा हो गई और वो रात भर बिना रुके डांस करती रही। तो इसका मतलब वो थकान और वो एनर्जी फिजिकल स्टेट से तो नहीं आई ना? नहीं, वो उसके मेंटल फोकस से आई। हमारा एक सिंपल थॉट एक वर्ड बनता है, वर्ड से स्ट्रॉन्ग बिलीव बनता है, और बिलीव से एक्शन निकलता है, जिससे रिजल्ट आता है। यानी वर्ड्स का चुनाव लाइफ एंड डेथ जैसा इंपॉर्टेंट हो सकता है। Here's where it gets really interesting. हम आते हैं लेसन 5 पर। सिर्फ पॉजिटिव लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें। ये तो एब्सोल्यूट ट्रूथ है किसी भी ग्रोथ के लिए। जैसे स्मोकी की स्टोरी। उसने लगभग 45 साल तक एक फ्यूनरल होम यानी शमशान वाले एनवायरनमेंट में काम किया। वहाँ हर तरफ सिर्फ दुख, सदमे और मौत का माहौल होता था। लॉजिक के हिसाब से तो उसे दुनिया का सबसे डिप्रेस्ड और सैड इंसान होना चाहिए था। यही तो पैराडॉक्स है। वो इंसान सबसे ज्यादा पॉजिटिव और खुशमिजाज था। और इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक काम करता है। स्मोकी मानता था कि इंसान लिटरली एक स्पंज की तरह होता है। एक स्पंज? हाँ। हम अपने आसपास की एनर्जी को कंटिन्यूअसली अब्सॉर्ब करते रहते हैं, चाहे हम चाहें या ना चाहें। अगर स्पंज को गंदे पानी में डालोगे तो वो गंदा ही होगा। सही बात है। इसीलिए उसने पर्पसली अपने दोस्तों का सर्कल स्ट्रिक्टली ऐसा रखा जो नेगेटिव नहीं थे, जो कंप्लेनिंग नहीं करते थे, सिर्फ पॉजिटिव लोगों को चुना। टॉक्सिसिटी से दूर रहना ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। बैरियर का सामना करना पड़ता है, जो है लेसन 6। अपने डर का सामना करें और फेल होने से ना घबराएं। डर सच में इंसान को अंदर से कंप्लीटली पैरालाइज कर देता है। सही में। डॉर्थी की स्टोरी सुनिए, जो एक हाई स्कूल टीचर थी, पर उसका सपना एक एंटरटेनर बनने का था। पर सिर्फ स्टेज फ्राइट और फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी की डर की वजह से उसने लाइफ भर उस सपने पर काम नहीं किया। ऐसे बहुत लोग करते हैं, कंफर्ट जोन में रहते हैं और सेफ खेलते हैं। पर रिटायरमेंट आने के बाद जब वो 60s में थी, उसने डर का सामना किया और अपना पहला म्यूजिक एल्बम फाइनली रिलीज किया। ऐसे ही जैक कैनफील्ड और मार्क विक्टर हैंसन को देख लीजिए, चिकन सूप फॉर द सोल के ऑथर्स। हाँ, जब उन्होंने बुक लिखी तो उन्हें लगा 3 महीने में बेस्ट सेलर बन जाएगी, पर उनकी बुक 33 बार लगातार रिजेक्ट हुई। जो काम 3 महीने का लग रहा था, उसमें एक्चुअली 3 साल लग गए, पर वो रुक कर डर नहीं गए। देखिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकले बिना तो आगे बढ़ना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। जब आप डर के मारे स्टेप नहीं लेते ना, तो उस वक्त एक टेम्पररी रिलीफ जरूर मिलता है कि चलो आज तो बच गए। हाँ, पर उस छोटे से टेम्पररी आराम के प्रोसेस में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा के लिए कम हो जाती है। एक रिजेक्शन आपका आगे का फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, बल्कि उस रिजेक्शन के बाद आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है। ये सच में बहुत प्रोफाउंड लेसन है। तो देखिए, इन सारे प्रैक्टिकल इनसाइट्स और लेसन्स को अगर हम आखिर में एक बहुत ही क्लियर थॉट एक्सपेरिमेंट से समझे ना, मान लीजिए आपके बिल्कुल सामने टेबल पर एक ग्लास रखा है जो आधा भरा हुआ है। वही हाफ फुल या हाफ एम्प्टी वाला पुराना सवाल। एग्जैक्टली।